लाजपुर नाम का एक देही इलाका था जहाँ राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे फरोख्त करता। राकेश के अंडे की नक्काशी देखकर लोग उसे अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 अंडे उबले हुए और 2 अंडों का ऑमलेट लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया कि नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से अभी आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रही है। इन बीवियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भैया। राकेश के मिलनसार रवैये की वजह से लोग उसके पास आकर अंडा नौश फरमाते। राकेश जाड़े के दिनों में भी अच्छी कमाई कर लेता। शब को घर लौटने से पहले वो अपनी बीवी के लिए एक खास ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, ये लो, सबसे आखिर में बनाया गया प्यार से तुम्हारे लिए ऑमलेट है। ज़ही नसीब अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होने की वजह से राकेश बेहद खुशहाल जिंदगी बसर करता था। राकेश के पड़ोस में एक पंकज नाम का चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़े पड़े सोता रहता। उसकी बीवी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ वाजिद अली शाह की औलाद, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम इतने काहिल हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी बीवी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। सर, अपने पड़ोसी अंडा भैया को तो देखो, सिर्फ ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभाल लिया है। हमारा घर अभी भी वैसे ही खस्ता हाल में पड़ा है। अभी जब बरसात आएगी तो छत भी टपकने लगेगी, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता। वो चाट बनाने के लिए 3-4 दिन के बचे हुए बासी छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका मजा भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था। अब चाट खट्टी नहीं तो क्या शहद जैसी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को। इससे अच्छा है कि अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज की खराब चाट और गलत रवैये की वजह से उसके ठेले पर लोग रुकते ही नहीं थे। उसका ठेला छोड़कर लोग राकेश का अंडा ऑमलेट खाने चले जाते। एक शब जब पंकज अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी बोली, आज कुछ पैसे कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी शब बीत गई, अभी तक तुमने खाना ही नहीं बनाया। मेरे लौटने का इंतजार कर रही हो? जब सब्जी नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की बीवी उसे गुस्से में छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे वाले की वजह से ही हो रहा है। वो अगर मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने वो अपना ठेला ना लगाता तो खरीदार मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकल पड़ेगा। एक शब जब राकेश और उसकी बीवी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर में रखे हुए सैकड़ों अंडे की ट्रे ठेले पर रखी और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया है। वो दोनों बेचारे पूरा दिन दरवाजे के किनारे बैठकर अश्क बहाते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। शब होने पर भी वो देही में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार जब वो मायूस होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई बड़ा पत्थर गिर गया हो।
दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक तवील सा अंडा जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसको देखकर तो लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी ने दिया है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम घर ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल किया होगा। अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना तो बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर आने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी की वजह से अंडे का तरल जरूरत के मुताबिक ही निकाला जाता। राकेश ने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। दूर दूर से देही के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी दोगुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर खाक हो जाता। बड़ा अंडा, इसे भी मैं गड्ढे में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी बीवी सुबह 5 बजे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी बीवी पर बेहोश करने वाला इत्र डाल दिया। राकेश और उसकी बीवी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से अजीम अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी की इतनी तेज रफ्तार निकली कि पंकज के पांव जमीन पर टिक ही नहीं पाए और वो खाई में गिरकर मर गया। बहुत दूर दराज की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की अपनी बीमार माँ के साथ 2 बहनें रहती थी। अप्रैल मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर ले। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे हुक्म दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है। हर काम के लिए मुझे हुक्म देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को देखा करती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मालूम नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने की वजह से माँ की तबीयत और नासाज हो जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये दवा खिलाई थी, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे अरे, तुमने ये क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी है तुमने। मैंने जानबूझ के नहीं किया है। रो मत मेरी बच्चियों, शायद मेरी किस्मत में आज का दिन ही आखिरी दिन है। वैसे भी मैं अपनी इस बीमारी से निजात पाना चाहती हूँ। मरने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ आप वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक खत था। डेजी खत पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है।
लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए सही लड़के की शिनाख्त कर सके। इस संदूक में 2 पोटलियां हैं जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों वो हीरे लेकर सफर पर निकलना, क्योंकि तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए कई लोग तुम्हारे सामने शादी की बातें करेंगे। लेकिन किसी की शक्ल सूरत की वजह से तुम उससे शादी मत करना। शादी उसी से करना जो तुम्हें 1 हीरे के बदले 4 हीरे ला करके दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर सफर पर निकल पड़ती हैं। जब वो सफर पे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के करीब आकर बोला, हे खूबसूरत लड़की, मेरा नाम सुंदर है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकाल कर देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दमखम पर 4 और हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो कुछ दूर सफर पर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। ए हुस्न की मलिका, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दिलनशी कर दिया है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, मगर एक शर्त है, मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। इसके बदले में तुम्हें 4 हीरे ला करके देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का पता है, यहाँ पर आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटली में 4 हीरे थे। वो सफर में आगे बढ़ते गए और शादी की दावत देने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों में से एक हीरा तकसीम करते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वो दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा होता कि मैंने उसी से शादी के लिए हामी भर दी होती। ये हीरो के चक्कर में हम किस मुसीबत में मुब्तला हो गए। सब्र करो अप्रैल, सब्र करो। हमें अपनी माँ पर एतबार करना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है हमारे हक के लिए बेहतर ही होगा। 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई भी लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक मुंतजिर रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे खूबसूरत लड़के मिले थे, मगर माँ की मंसूबाबंदी की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही गए और हीरे भी चले गए। तुम परेशान मत हो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा ही तसव्वुर किया होगा। अगर अगले 6 महीनों में कोई भी लड़का नहीं आता तो तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ दिनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने 1 हीरे के दम पर 4 हीरे की कमाई कर ली है। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे कोई लेने नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा सा सब्र करो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या खुदा इतना ही सख्त दिल है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया। आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले मैंने उन्हें अलग अलग काम के लिए निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि 10 हीरे लेकर वापस लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत ही अक्लमंद रही होंगी, वो मुमताज की कुव्वत को जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की अक्लमंदी की वजह से आज हमें इतने होशियार शौहर मिले हैं और हमारे हीरे भी वापस मिल गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।